अच्छा, ये एग्जाम्पल करवाया मैंने, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एग्जाम्पल। तो इसमें गलती से हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, बच्चों के कमेंट आ रहे सर फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया। बेटा जी देखो, थोड़ा बहुत ना माइंड खुद भी यूज कर लिया करो आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सोन अप टू n स्क्वायर। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, ये फॉर्मूला होता है। बट हम लोगों ने जो फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था n-1 इंटू एन इंटू 2n-1/6। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n-1 ना होके क्या दे रखी थी, सॉरी n ना होके n-1 गिवन है। क्लियर, अब कर लिया है तो बता ही देते हैं इसको भी। बाकी इतना माइंड तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लगाना चाहिए था खुद से। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या है, n-1। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर n-1 डालो, क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा n-1। ओके, और इस n+1 के अंदर n-1 डालेंगे तो n-1+1। एंड इसमें जब डालेंगे तो 2 इंटू n-1 तो ये हो जाएगा 2n-2+1। ओके, अपॉन 6। तो इधर तो n-1 है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n, और ये 2n-2+1 तो कितना बचेगा -1/6। तो बेटा फॉर्मूला सही था, बट आप लोगों ने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने ये लगा दिया था। और शायद मैंने आपको बताया नहीं कि ये कहाँ से आया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि मैं तो क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो मैं आदि हो चुका हूँ। मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ऑटोमेटिक इसके अंदर, इन क्वेश्चन में। क्लियर ना, तो थोड़ा माइंड आप यूज़ कर लिया करो। बाकी मुझे वीडियो को डिलीट करके दोबारा से एडिट करके लगाना पड़ रहा है यार ये सब चीज़ें। चलो, हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.8 दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या इस एक्सरसाइज को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं, हल्के में लेके चलते हैं। उनको लगता है कि छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके एग्जाम में कहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऑब्जर्व करना कि इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो थोड़ा इसको सीरियसली लें। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस थोड़ा हो सकता है लेंदी हो इसके अंदर, बाकी क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इससे पहले जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। क्या थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, और उसमें क्वेश्चनों में आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर में हम क्या करते थे, +c ऐड करते थे एज ए कॉन्स्टेंट के रूप में। और ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है ये किसको रिप्रेजेंट करते थे, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, बट अगर वहीं बात करूँ मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर क्या होता है, इनकी अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है, यूनिक वैल्यू। ओके, अगर यूनिक वैल्यू होगी तो कांस्टेंट जो +c है उसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर हम +c एज ए कांस्टेंट के रूप में ऐड नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं ऐड करते हैं, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से और थोड़ा डिफाइन करूँगा इसलिए इन चीज़ों को आपको। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शंस दे रखा है f(x) dx, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं a to b, मतलब हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, a से b तक। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ कर्व को। तो फैमिली ऑफ कर्व से हमारा क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन है हमारे पास y = f(x), क्या है, y = f(x), उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a to b। ये a हो गया हमारा, ये हो गया b, तो इसकी लिमिट दे रखी है a से b तक। ओके, और ये हमारा कर्व है एक, जो हमारा फंक्शन y = f(x), हमने उसकी इक्वेशन ड्रॉ की, उसका कर्व ड्रॉ किया, तो इस प्रकार से कुछ आया। तो इसके जो अंडर का पूरा एरिया है, इसको जो हम सोल्व करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये। क्लियर है। अभी जो लिमिट दे रखी है ना इसके पास a से b तक, मतलब ये है कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप लिख सकते हो जो ये फंक्शन हमारा इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन y = f(x), जो हमारा एक फंक्शन है y = f(x). एक तो एक साइड ये लाइन हो गई, एंड ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए इसके, x = a, x = b। देखो इधर ये ऑर्डिनेट्स हो गया, x = a, x = b, एंड फोर्थ वन इज x एक्सिस। तो जो इनके बीच बीच का जो रीजन है इसके एरिया को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है।
तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस 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 एंड दिस, तो इनके बीच का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इतना डिफिकल्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। भाई एक प्रकार से क्या है, ये कोई फंक्शंस दे रखा है, कोई शेप है हमारे पास, उसका एरिया ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इस शेप का एरिया ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आपको शेप किस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये शेप है एक हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, इस शेप का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ओनली बाय दिस मेथड। अभी तक हम लोगों ने जो एरिया कैलकुलेट पढ़े हैं एरिया के बारे में, आप लोगों ने एरिया फाइंड किया होगा, ट्राइंगल का एरिया आपने कैलकुलेट किया है, स्क्वायर का एरिया आपने कैलकुलेट किया है, रेक्टेंगल का एरिया आपने कैलकुलेट किया होगा। तो इनका क्या होता है, हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करके रख रखा है अपने पास। हमें क्या करना होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं और हमारा एरिया निकल जाता है। जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया का हमारे पास, वैल्यू डालिए उसके अंदर, आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। इसी प्रकार से स्क्वायर का भी हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू डालिए आंसर मिल जाएगा। बट जो इस प्रकार की शेप होती है, तो इन शेप का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अगर मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया के मैप की, तो जो हमारा प्यारा कंट्री है इंडिया, भारत, उसका जो मैप है उसका पता है आपको, कोई फिक्स शेप नहीं है उसकी। अगर हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ आप लोग। तो उसके लिए हम इस प्रकार के मेथड की हेल्प लेते हैं। तो वैसे इंडिया का एरिया कितना है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। ओके, तो आई थिंक डेफिनेट इंटीग्रल्स कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं इस चीज़ को हम। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड है। एक तो जनरल सिंपल एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से, मतलब उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लें, लिमिट्स अप्लाई कर दें, उसको सोल्व कर दें। सेकंड वन इज लिमिट्स एज ए सम को अप्लाई करके। ओके, अभी लिमिट एज ए सम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। अभी लिमिट ऑफ सम क्या है ये भी अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद। तो मैं अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो जैसे फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ए टू बी लिमिट दे रखी है एक्स इंटू डी एक्स, तो एफ एक्स के प्लेस पर हमने क्या डाल दिया, एक्स इंटू डी एक्स। जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं या फिर इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे ए टू बी। इसके अंदर हम लिमिट डाल देते हैं। तो पहले क्या डालते हैं, देखो ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको पता है ए और बी क्या है। तो ए है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो पहले इसके अंदर अपर लिमिट डाल देते हैं, आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम इसके अंदर प्लस सी कॉन्स्टेंट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के बीच में। ओके, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उसके अंदर हम प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, मैं इस एग्जांपल की हेल्प से और थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए टू बी एक्स इंटू डी एक्स, अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर है। इसमें हम क्या कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं ए टू बी। अब मैं इसमें लिमिट डाल देता हूँ, तो पहले अपर लिमिट डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ब्रैकेट अप्लाई कर देना। जैसे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये प्लस का सी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी हमारे पास क्या बचेगा, वही बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यही वाला। तो आई थिंक क्लियर है कि प्लस सी हम एज ए कॉन्स्टेंट के रूप में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। तो अब समझते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम से क्या मतलब है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्लियर हो गया। अभी लिमिट ऑफ सम से क्या मतलब है हमारा। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक फंक्शन है, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और ये उसका क्या है, कर्व है। इसकी लिमिट दे रखी है हमारे पास a टू b, क्या दे रखी है, a टू b। क्लियर। हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ सम अप्लाई करना है। अब ये लिमिट ऑफ सम क्या चीज़ है, अगर देखो अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसी शेप दे रखी है इतनी बड़ी, ये शेप है मेरे पास गिवन है, ओके, और ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, कर्व नज़र आ रहा है। तो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूँ, मुझे नहीं क्लियर मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको, मतलब इनका जो बीच का गैप है इसको कम कर देता हूँ। मान लेते हैं इन दोनों लाइंस के बीच का गैप मैंने कुछ कम कर दिया, इतना रख दिया।
तो अभी जो ये ऊपर कर्व नज़र आ रहा था, मुझे एक प्रकार से क्या नज़र आएगी, स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। पहले ज़्यादा कर्व नज़र आ रहा था, मैं इनको पास पास ले आया तो एक प्रकार से मुझे क्या नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। अगर मैं इनको और ज़्यादा पास ले आऊँ, बिल्कुल ही पास ले आऊँ, ऐसा कि बिल्कुल ना के बराबर, ये मान के चलो बिल्कुल जीरो के बराबर है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है बट जीरो होने में कसर भी नहीं है कोई, तो ये मुझे क्या नज़र आएगी, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। और ये मुझे किस प्रकार की शेप नज़र आ रही है हम लोगों को, ये नज़र आ रही है रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ अप्लाई करके। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस एरिया को छोटे छोटे रीजन्स के अंदर या छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं और उसका एक एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उन सब इंटरवल्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। उसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। अच्छा, ये लिमिट वर्ड क्यों लगाया, देखो अभी मैंने बताया ना कि ये जो एरिया है हमने इसको बिल्कुल पास पास किया है, रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनका जो बीच का गैप है बिल्कुल ज़ीरो है। बस ये मान के चलो कि जीरो में कोई कसर नहीं है, जीरो के अप्रोक्सीमेट है, ये मान के चलो हम उसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लगभग जीरो के अप्रोक्सीमेट है वो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रीजन को, अच्छा ये समझ गए हम लोग। अब इसको सब इंटरवल में क्यों ब्रेक करेंगे, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया को छोटे छोटे सब इंटरवल्स के अंदर, मतलब n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। मैंने क्या किया, इस रीजन को n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। क्लियर, हमने क्या कर दिया, इसको n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये हो जाएगा हमारा x0, x1, x2 सोन अप टू, इस प्रकार से कहाँ तक चलता जाएगा, ये xn तक। क्लियर है, तो हमारे इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, तो जो हमारे सब इंटरवल्स बन जाएंगे वो क्या क्या होंगे, x0 टू x1, ओके, x1 टू x2, x2 टू x3, और इस प्रकार से चलता जाएगा। एंड x ऑफ n-1 से कहाँ तक होगा, xn तक। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यू लिख सकते हो। x0 की वैल्यू कितनी है, वेयर x0 इज़ a, x1 कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये है हमारा x0, ये है x1, तो जो इनके बीच का गैप है ये कितना है, h, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये a, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ b। ओके, तो हमारा x1 कितना हो जाएगा, a प्लस h, x2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ a प्लस 2h। ओके, इस प्रकार से आप सभी को लिख सकते हो। x ऑफ n-1 कितना हो जाएगा, x ऑफ n-1 दैट a प्लस n-1 इंटू h, और xn कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज़ a प्लस nh। ओके, तो अभी सब इंटरवल छोटे छोटे इंटरवल बन गए। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे इंटरवल का, इन सभी इंटरवल्स का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और एरिया कैलकुलेट करके उसको सम कर देंगे, उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्लियर, अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, अगर मान लेते हैं मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, क्लियर, तो मेरे पास जो नीचे का एक रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये जो पूरा सर्कल था, पूरा जो हमारे पास शेप दी हुई थी यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये जो कुछ रीजन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये रीजन क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब जो हमारा जो नीचे की रेक्टेंगल है उससे जो कंप्लीट ये एरिया है, कंप्लीट रीजन है, उसका एरिया क्या होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा हमारे पास। और सेम इसी प्रकार से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ कर दूं तो इससे भी एक बड़ा फिगर बन गया, इसका जो एरिया होगा नीचे वाले दोनों जो फिगर है उनसे बड़ा होगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों लाइन को बिल्कुल पास पास रख देता हूँ, मतलब इनके बीच का जो गैप है, मतलब जो h है, अगर मैं इस h को 0 के नज़दीक ले आऊँ, बिल्कुल 0 के नज़दीक, तो ये क्या होंगी, दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, और जो ये तीनों का अलग अलग एरिया है, एरिया लगभग सेम हो जाएगा। देखो हर बार मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम होगा, बट नियर अबाउट सेम हो जाएगा। उसको हम क्या मान के चलेंगे, नियर अबाउट इक्वल मान के चलेंगे। क्लियर, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, देखो पहले हम h की अगर मैं बात करूँ, h की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। ये जो h है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, b कंप्लीट डिस्टेंस, b माइनस जो इधर की ये डिस्टेंस है इसको माइनस कर दो इसमें से, दैट इज़ a, b माइनस a अपॉन उसको हमने कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है, बस उससे डिवाइड कर दो, तो ये भी किसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, h की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इसी प्रकार से आप n फाइंड करना चाहो तो b माइनस
A/H। क्लियर। तो अब मैंने जो इस स्ट्रिप का एग्जांपल दिया था, इस स्ट्रिप के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस H को बिल्कुल, जैसे अब ये 2 स्ट्रिप क्या थी, मैं अलग से ड्रॉ भी कर देता हूँ। जैसे एक स्ट्रिप ये थी हमारे पास, दूसरी स्ट्रिप को मैंने बिल्कुल इसके नज़दीक ड्रॉ कर दिया, तो दोनों स्ट्रिप के बीच का गैप क्या हो गया, लगभग 0 हो गया। मतलब H टेंड्स टू 0, H क्या उनके बीच का गैप है, वो क्या हो गया, लगभग 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अगर मैं H को 0 कर देता हूँ, H टेंड्स टू 0, अगर मैंने क्या कर दिया, H को 0 कर दिया, तो जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 रखता हूँ, नियर अबाउट 0, तो n कितना हो जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब n भी इनफाइनाइट्स की तरफ। देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब है कि अगर इनके बीच का जो गैप है ये 0 के अबाउट अप्रोक्सीमेट चला जाएगा, तो जो ये स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, ये भी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट तक चले जाएंगी। भाई इनफाइनाइट तक जाएंगी तभी इस रीजन को भर पाएंगे। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब जब हमारे पास ये बिल्कुल नज़दीक आ गई, तो हमें शेप किस प्रकार की नज़र आ रही है, रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। विड्थ कितनी है इसकी, h है। ओके, 0 नहीं है, अभी 0 नहीं हुई है, उसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी कि h टेंड्स टू 0, बट जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ कितनी होगी हमारे पास, h, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन जो भी है f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे हम जब इन 2 स्ट्रिप्स का कैलकुलेट करेंगे x0 से x1 का, तो हाइट कितनी हो जाएगी इनकी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिमिट। अब हम क्या करते हैं, इनका छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके इन सब इंटरवल्स का उसको सम कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, हमने इसको h को 0 कर दिया, लगभग 0 कर दिया। फर्स्ट इंटरवल का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, h इंटू f ऑफ x0। देखो जो इधर वाली लाइन है ना, स्ट्रिप छोटे वाली है, उसको राइट रखेंगे f ऑफ x0, प्लस सेकेंड इंटरवल का कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, h इंटू f ऑफ x1। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरवल का कैलकुलेट करेंगे, चलता रहेगा। और जब लास्ट का कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, h इंटू इधर वाला मतलब x इंटू f ऑफ x इंटू n-1। क्लियर। अब x0, x1, x ऑफ n-1 की वैल्यू पता है आप लोगों को, सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, h की वैल्यू डाल दो आप। देखो h सभी के अंदर क्या है, कॉमन है, इसमें भी h है, इसके पास भी h है, इसके पास भी h है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, h को बाहर ले आता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को मैंने क्या कर लिया, बाहर रख लिया। आप इनके अंदर वैल्यू डाल दो x0 की, तो f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है, a, प्लस x1 की कितनी है, a प्लस h, प्लस इस प्रकार से सभी की वैल्यू रख दो, प्लस f ऑफ x ऑफ n-1 की कितनी है, a प्लस n-1 इंटू एच, a प्लस n-1 इंटू एच। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। आप इसमें चाहो तो h की वैल्यू और डाल दो। h की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए अपॉन n। तो यहाँ पर लिख दूँ b माइनस ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप एक स्टेप में क्या करना, h की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, b माइनस ए को आगे रख देना क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो मैं डायरेक्टली b माइनस ए को आगे रख लेता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 और b माइनस ए को मैंने क्या कर दिया, आगे रख दिया। क्लियर है। हमारे पास क्या बचेगा, 1/n। ये देखो यहाँ पर क्या है, 1/n। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, h टेंड्स टू 0। जैसे ही हमारा फंक्शन अब किस में कन्वर्ट हो गया, n में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे है ना, n के अंदर जैसे हमारा फंक्शन आएगा, तो अब किसके अंदर आ गया, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, 1/n। ओके, बाकी जो पीछे था वो एज इट इज लिख दो, f ऑफ a, क्योंकि उसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं, हमने तो सिर्फ h की वैल्यू पुट की है, प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस सोन अप टू प्लस, ये चला जाएगा कहाँ तक, a प्लस n-1 इंटू एच। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया लिमिट ऑफ सम का। जब भी हमारे से क्वेश्चन में बोलता है कि लिमिट ऑफ सम अप्लाई करना, तो इस फॉर्मूले को पुट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा 2-3 जो फॉर्मूले हमारे और यूज़ होने हैं, तो वो जैसे जैसे यूज़ होते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, बार बार उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चीज़ आप लोगों ने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ी है, अगर मैं उसको बार बार आपको रिवाइज कराऊँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं मान के चलता हूँ कि वो आपको पता है ऑलरेडी। तो अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 25 दे रखा है हमारे पास। 25 में क्या दे रखा है,
लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इसके आगे आप अपना फंक्शन तो लगा लेना एज इट इज। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इसके आगे आप अपना जो फंक्शंस था, मतलब जो हमारा क्वेश्चन क्या था, लिमिट ए टू बी, मतलब क्या था हमारा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ओके, ये तो आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि मेरे पास पेज की कमी थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्लियर ना? तो अब हम पहले तो हमारा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आपको पता है, बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस कहाँ तक चलेगा ये, एन तक, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके, और यहाँ पर h कितना होता है आपको पता है, दैट इज b माइनस ए अपॉन n। वैसे वो वैल्यू मैं ऑलरेडी इसके अंदर अप्लाई कर चुका हूँ, अगर अगेन दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन से इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a क्या गिवन है, a हमारे पास गिवन है 0, b हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर 2। ओके, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और यहाँ से अगर मैं h कैलकुलेट करूँ तो h हमारा कितना निकल के आएगा, b माइनस ए दैट इज़ 2 माइनस 0 अपॉन n, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन n। ओके, तो सिंपल ये चीज़ें हमने क्या करनी, फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है अगर मैं उसमें अप्लाई करता हूँ तो b माइनस ए हमारे पास कितना है, b माइनस ए हो जाएगा 2, मतलब 2 माइनस 0, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n को एज इट इज रहने दो आप लोग। f ऑफ a, तो a के प्लेस पर क्या है हमारे पास, दैट इज 0, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, मतलब f ऑफ a मतलब कितना है हमारे पास 0 प्लस h कितना है, दैट इज ये रहा देखो 2/n। बस यही काम है इसके अंदर, ये थोड़ा सा रिलैक्स होके करना आप लोग, अगर जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस इस प्रकार से लिखते रहो, क्या आ जाएगा लास्ट में, f ऑफ, यहाँ पर देखो a प्लस मतलब 0, सिर्फ वैल्यू को बिल्कुल प्यार से करना, जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। n माइनस 1, n कितना है हमारे पास, तो n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही रहेगा, इंटू h कितना है 2/n। क्लियर? ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ 0 की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पर। अब f0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये रखा है, इसमें 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 मिलेगा। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n को एज इट इज रखो। f0 मतलब इसके अंदर 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिला हम लोगों को, 1 प्लस, अब इसके अंदर आप ये डालो f ऑफ 0 प्लस n का स्क्वायर, तो 0 प्लस 2n तो कितना हो जाएगा, ये 2n ही हो जाएगा। क्लियर ना? तो 2n का स्क्वायर जब इसके अंदर डालेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से, 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इस प्रकार से नेक्स्ट नंबर जब आप डालोगे तो यहाँ पर कितना था हमारे पास, 0 प्लस क्या था हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट फंक्शन जो भी था, आप इस प्रकार से डालोगे इन चीज़ों को, f ऑफ तो अब इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे इसको स्क्वायर डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ इनको, 2/2 को एज इट इज रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n ब्रैकेट। अब एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ देखो सब, इसके पास भी n 1 है, एक 1 यहाँ पर है हमारे पास, इसके पास भी 1 है, तो सभी के पास क्या आएगा, एक 1 आएगा, इसके पास भी 1 आ रहा है। आप और लिखोगे सबके पास एक क्या आएगा, 1 आएगा एक्स्ट्रा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 1 को अलग कर लेता हूँ, तो 1 को मैं अलग लिख लेता हूँ। 1 कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स, 1 प्लस 1
+1, ओके। और ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। आप नीचे लिखना चाहो तो लिख दो n टाइम्स, ओके। कितना है ये, n टाइम्स, प्लस उसके अलावा जो बचा उसको लिख दो। उसके अलावा क्या बचा हमारे पास, यहाँ से क्या बचा, 2² अपॉन n², इधर से क्या बचा 2², ऐसे इसको एक ब्रैकेट में रख लो आप लोग, प्लस इधर से बचा हमारे पास 2² अपॉन n², प्लस नेक्स्ट जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 4² अपॉन n², प्लस ऑन अप टू, ये चलता जाएगा इस प्रकार से। और लास्ट हमारे पास क्या है, 2² अपॉन n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर, प्लस 2² अपॉन n² n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको आप अलग ब्रैकेट के अंदर रख लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या है, अगर आप इसको भी अलग से लिखना चाहो तो 2² अपॉन n² इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 2 का स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर देखो इतना समझ नहीं आ रहा ना आप लोगों को, तो बीच में आप लोग क्या करना, 2 स्टेप और एक्स्ट्रा लिख के चल लो आप लोग, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 को लिखा है, f0 f(1), आप चाहो तो f(x2) भी लिख सकते हो, x2 की वैल्यू लिख लेना, a+2h का होल स्क्वायर करके लिख लेना यहाँ पर आप लोग। क्लियर है ना, तो आप लिखोगे तो 0 + 2h मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, इसको 2 अपॉन n का स्क्वायर इंटू 2²। क्लियर है ना। देखो अगर किसी को थोड़ा डाउट रहता तो अभी 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो यहाँ पर, तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, तो ये अगर n टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, n प्लस, अब इसमें से अगर मैं क्या करूँ, 2² अपॉन n², देखो इसके पास भी 2² अपॉन n² है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी के अंदर है ये, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2² अपॉन n² को कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच गया, ओके। 1 लिख दो या फिर 1 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। इधर क्या बचेगा, देखो इसको लिखोगे 2, ये 4 का स्क्वायर है, इसको 2 का स्क्वायर लो, ओके। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा, इधर से 3 का स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार से लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 2² अपॉन n² कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा, n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज रखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, n प्लस, अब इसको आप क्या रखो, एज इट इज रखो, 2² अपॉन n²। तो इधर से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1², 2², 3², ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज n-1 इंटू n इंटू n-1 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओके, अपॉन 6, ये फॉर्मूले सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसका हमने क्या कर दिया, इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसका फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर, 2 इंटू लिमिट, देखो जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको आपको लिख के दे दूंगा वैसे तो एक्सरसाइज में जब हम स्टार्ट करेंगे तो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप चाहो तो इस 1 अपॉन n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, इस 1 अपॉन n से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई n प्लस, ये हो जाएगा इधर 2² अपॉन n² इंटू, यहाँ पर एक n था, वैसे आप चाहो तो एक n से n कैंसिल आउट कर सकते हो। नीचे हमारे पास क्या बचा, ओनली n बच गया, इधर से एक n ये बचा और एक n हमारे पास बाहर था, वो n आ जाएगा इंटू n-1 इंटू 2n-1। क्लियर है, इंटू 6 भी ज़रूर लिखो। अगर 6 वैसे देखो आप कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और नीचे कितना है 6, तो अब इसको कैंसिल आउट करोगे, मैं इसको 2 का स्क्वायर हटा के 4 लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पर, ओके। मैंने 2 का स्क्वायर हटा के क्या लिख दिया यहाँ पर, 4 लिख दिया, क्योंकि मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया यहाँ पर, ओके। इसको देखो कैंसिल आउट अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास, और इधर कितना बचेगा, 3।
क्लियर। अब इस n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना होता है स्टेप के अंदर, इसको ख़त्म करना है, मतलब n को हटाना है, n को 1/n में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम उसमें 1/n डालेंगे तो कितना है यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो 1/n कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर ना। तो हमने क्या करना है, इसको 1/n में कन्वर्ट करना है। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू 0, क्योंकि जब उसके अंदर हम लिमिट डालेंगे तो वो हमारा सोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस इधर बचा 2/3 को मैं आगे लिख देता हूँ इनटू। अब देखो एक n ये है, एक n 2n है, तो मैं क्या करता हूँ एक n से इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक n से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ से n-1/n इंटू 2n - 1/n। क्लियर है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ n से, तो इधर से n से n को अलग अलग से मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। देखो ये मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कन्फ्यूज़ नहीं होने का, क्योंकि मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ आगे। अगर अब हम इसको करते हैं 16 आगे, तो 1 का एज इट इज़ रहेगा 2/3, और मैंने इसको किया तो ये बचेगा 1 - 1/n, और जब इसको n से डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 2 - 1/n। क्लियर। अच्छा, मैं 2 सेकंड के लिए खुद को गायब कर देता हूँ, मैं बन जाता हूँ मिस्टर इंडिया, क्योंकि हो सकता है मेरी इमेज के नीचे चीज़ें आपको नज़र ना आए। अब देखो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो लिमिट जैसे डालेंगे, ये कितना इनफाइनाइट है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1/, ये कितना हो जाएगा n 1/∞ 0 हो जाएगा ये। तो ये इधर 2 एज इट इज़ है हमारे पास, 1 प्लस 2/3 एज इट इज़ रहेगा इनटू, इधर से अगर ये हो जाएगा 1 है हमारे पास, 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 2 - 1/n, ये कितना हो गया 0, तो 2 - 0 कितना बचेगा 2। क्लियर। अगर 2 इंटू 1 प्लस, अब आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2/3, 1 से करेंगे तो 2/3 रहेगा, 2 से करेंगे तो कितना हो गया 4/3। क्लियर। तो 2 इंटू, अब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7/3, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14/3, क्या हो गया हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में से था कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ हम लोगों ने एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है शायद मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 2-3 फॉर्मूले जो भी यूज़ होते हैं वो दोनों तीनों मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ काम डिफ़िकल्ट था। बस हाँ एक चीज़ ज़रूरी ये थी कि आप लोगों ने अगर मिक्स करके क्वेश्चन किया, थोड़ा सा गुजमुज किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा लिख के करोगे तो फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर स्टेप के अंदर ध्यान रखना, ब्रैकेट का, कैलकुलेशन का, कुछ चीज़ छूट ना जाए, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चीज़ें छूट जाती है, मिस हो जाती है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।